हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे सैम्पल पेपर 2021-22 टर्म 2 के लिए, जो भी इम्पोर्टेंट है। क्लास 10th के लिए सोशल साइंस का है ये पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी जर्नी। तो टाइम इसमें आपको मिलेगा 2 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स होंगे 40। 10 मार्क्स होंगे आपके प्रैक्टिकल के। आपने फर्स्ट टर्म में ये पेपर दिया हुआ है ऑलरेडी, तो आपको नॉलेज होगी कि सेक्शन ए में कौन से क्वेश्चंस करने हैं। 1 to 5 आपको 2 मार्क्स के करने होते हैं। सेक्शन बी में 6 to 8 क्वेश्चंस आपके 3 मार्क्स के होते हैं। और सेक्शन सी में 9 to 10 क्वेश्चंस, जो आपके क्वेश्चन नंबर 9 और 10 हैं, वो 5 मार्क्स के होंगे। सेक्शन डी आपका 11 and 12 होगा केस बेस्ड क्वेश्चन का। और सेक्शन ई जो है आपका क्वेश्चन 13 मैप बेस्ड होगा, जिसमें 3 मार्क्स होंगे पार्ट्स के लिए और जिसमें 2 मार्क्स होंगे ज्योग्राफी के लिए। तो टोटल 5 मार्क्स का ये भी होगा। तो सेक्शन ए में इस बार सीबीएसई ने किस तरह का सैम्पल पेपर भेजा है, तो चलिए देखते हैं। सेक्शन ए, जिसमें वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, दो नंबर के क्वेश्चंस होंगे, 5, 2 into 5 है, 10 मार्क्स का। हाउ डिड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अनफोल्ड द सिटीज एंड टाउन्स ऑफ इंडिया। इसका कहने का अर्थ है, असहयोग आंदोलन ने किस तरह अपनी जो पकड़ बनाई राज्यों में, और किस तरह शहरों में, किस तरह गांवों में अपनी पकड़ बनाई, उसके बारे में पूछा गया है। दूसरा प्रश्न है, वाई इज टूरिज्म कंसिडर्ड एज अ ट्रेड। व्यापार के रूप में टूरिज्म को हम किस तरह देखते हैं, उसके बारे में पूछा गया प्रश्न। डिफरेंशिएट बिटवीन 1 पार्टी एंड 2 पार्टी सिस्टम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक पार्टी सिस्टम और 2 पार्टी सिस्टम के बारे में बताइए। किस कंट्री में 1 पार्टी सिस्टम चलता है, किस कंट्री में 2 पार्टी सिस्टम चलता है, उसके बारे में आपको चर्चा करनी है। चौथा क्वेश्चन है, स्टेट द रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक का जो क्या काम है, क्या रोल है, उसके बारे में आपको पूछा गया है क्वेश्चन। जो पांचवा क्वेश्चन है, रीड द डाटा इन द टेबल गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। इस डाटा के हिसाब से आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं कि कितनी प्रोडक्शन हुई स्टील की भारत में, 2015-16 में कितनी प्रोडक्शन हुई, कितने टन, 16-17 में कितनी प्रोडक्शन हुई, 17-18 में, 2018-19, 19-20 टोटल दिया हुआ है पूरा। एक तरफ ईयर्स दे रखे हैं और एक तरफ प्रोडक्शन कितना हुआ वो दे रखा है। अब कंपेयर करना है कि 2015-16 को कंपेयर करना है 2019-20 से, यानी कि फर्स्ट वाले को कंपेयर करना है लास्ट वाले से। और जो डाटा दिया हुआ है, गिव एनी वन रीजन फॉर द रिडक्शन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्टील। प्रोडक्शन कम होने का कारण बताना है। अब इसमें जो दिया हुआ है, 15-16 में 106.60 मिलियन टन्स प्रोड्यूस होता था और 2019-20 में 102.62 प्रोड्यूस होता है, उसका कारण बताना है आपको। अगला जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, वाई इज प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ स्टील कंसिडर्ड एज अ इंडेक्स ऑफ ए कंट्री डेवलपमेंट। अपने देश के विकास के लिए जो स्टील का प्रोडक्शन है वो किस तरह बढ़ रहा है, घट रहा है, वो एक तरह से ग्राफ के हिसाब से आपको ये देख के बताना है। सेक्शन बी की बात करें, 3 into 3, 3 क्वेश्चन आपको करने हैं और 9 मार्क्स के हैं टोटल। वाई डू मोस्ट ऑफ द रूरल हाउस होल्ड स्टिल रिमेन्स डिपेंडेंट ऑन द इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। एक्सप्लेन करना है। रूरल हाउस होल्ड यानी कि ग्रामीण जो कामगार वर्ग है, वो उधार के ऊपर क्यों डिपेंड होते हैं, ध्यान रहे, इसके बारे में प्रश्न पूछा गया। इसमें और में पूछा गया, हाउ डू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हेल्प बोरोवर्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलेटरल्स। जो कि स्वयं सहायक समूह होते हैं, वो किस तरह अपनी जो मदद होती है वो खुद ही करते हैं, किस तरह जो अपनी परेशानी को खुद ही सॉल्व करते हैं और किस तरह वो आगे बढ़ते हैं, उसके बारे में प्रश्न है, वो आपको बताना है। 7वां प्रश्न है, ट्राइबल पीजेंट्स इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी एंड द आइडिया ऑफ स्वराज इन अनदर वे एंड पार्टिसिपेटेड इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट डिफरेंटली। जो ट्राइबल्स थे, जो आदिवासी थे,
उन्होंने गांधी जी का जो मैसेज था वो किस तरह आगे तक पहुंचाया, उसके बारे में, स्वराज के बारे में और असहयोग आंदोलन में किस तरह ट्राइबल्स की भूमिका रही, वो क्वेश्चन पुटअप कर रहा है, वो क्वेश्चन को बताना है और जस्टिफाई द स्टेटमेंट। अगला क्वेश्चन है एग्जामिन द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसी तरह कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री का आप उदाहरण लेकर पॉलिटिकल पार्टीज का क्या रोल होता है उसको आपको बताना है। सेक्शन 3 की बात करें तो 5x2 यानी कि 10 मार्क्स का होगा। सेक्शन जो सी है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, तो इसमें जो टोटल 2 क्वेश्चन आपको करने हैं और में चॉइस दे रखी है आपको, टोटल 4 एक तरह से पूछे गए हैं और करके, तो उसमें से 2 करने हैं आपको। तो क्वेश्चन 9 है आपका डेमोक्रेसी एबिलिटी टू जनरेट्स इट्स ओन सपोर्ट्स इट्स इटसेल्फ एन आउटकम दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एग्जांपल्स। पूछा क्या गया है कि डेमोक्रेसी एक एबिलिटी टू जनरेट इट्स ओन सपोर्ट, लोकतंत्र के बारे में पूछा गया है। लोकतंत्र में एक किस तरह की चीजें होती हैं, लोकसभा में किस तरह आप खुद को अपने आप को पेश करते हैं, किस तरह से उभर कर आते हैं, उसके बारे में प्रश्न है। और दूसरा इसमें और पूछा गया है देयर इज एन ओवरवेलमिंग सपोर्ट फॉर द आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी इन साउथ एशिया, सपोर्ट द स्टेटमेंट। साउथ एशिया की जो डेमोक्रेसी है यानी कि लोकतंत्र है, साउथ एशिया में जितने देश आते हैं उस तरह के उसके एक आइडिया के रूप में आप किस तरह उसको देखते हैं कि किस तरह की साउथ एशिया की डेमोक्रेसी है, अपने स्टेटमेंट से उदाहरण देके प्रस्तुत करें। क्वेश्चन 10 की बात करें तो एग्जामिन द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन स्टिमुलेटिंग द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। क्वेश्चन कहता है कि ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाने में आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, किस तरह वो आगे बढ़ाने में कारगर सिद्ध हुआ है। और में अगर देखें तो एसेस द इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडिया एंड इट्स पीपल। भारत में ग्लोबलाइजेशन के वैश्वीकरण के प्रभाव व्यक्तियों पर कैसे पड़े हैं और भारत पर किस प्रकार इसका प्रभाव पड़ा है। सेक्शन डी की बात करें केस बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर आए हैं हम, तो इसमें से एक तरह से पैरा दिया होता है, तो पैरा में से आपको पढ़कर आंसर देने होते हैं। 4x2 इसका दिया हुआ है कि यानी कि 2 केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे 8 मार्क्स के, 4 नंबर के। तो कोई भी पार्ट में से आपको ये दे सकते हैं, तो सभी पार्ट को अगर ध्यान से अगर समझे सुने तो अच्छी तरह आप केस बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हैं। और मार्क्स ग्रैब करने का सबसे अच्छा तरीका है केस बेस्ड क्वेश्चन, तो इसमें सत्याग्रह वाले पार्ट में से आया हुआ है। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है व्हाई डिड गांधी जी कंसिडर नॉन वायलेंस एज सुप्रीम धर्म। उन्होंने जो कि वायलेंस ना करने को अपना धर्म क्यों बोला, अहिंसा को। हाउ वाज गांधीयन सत्याग्रह टेकन बाय द पीपल हु बिलीव्ड इन हिज फिलॉसफी। किस तरह गांधी जी का जो सत्याग्रह है लोगों ने अपनाया और अपनी फिलॉसफी में इसको शामिल किया। अगला क्वेश्चन है व्हाई वाज गांधीयन सत्याग्रह कंसिडर्ड एज अ नोवेल वे टू रेजिस्ट इनजस्टिस। गांधी जी का जो सत्याग्रह है वो किस तरह न्याय या अन्याय के बारे में किस तरह अपनी आवाज उठाता है। अगर सेकंड क्वेश्चन को देखें तो वो कम्युनिकेशन के बारे में बताया गया है, मेट्रो चैनल्स, ग्रीन चैनल, बिजनेस चैनल। तो इसमें भी इंडियन पोस्टल नेटवर्क, किस तरह से जो हमारा नेटवर्क है उसके बारे में क्वेश्चंस पुट अप किए गए हैं। और डिफरेंशिएट बिटवीन मास कम्युनिकेशन एंड पर्सनल कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन जो भी चीज़ एक्स्ट्रा, जो भी मास बड़े एरिया में हो, बड़े लार्ज स्केल्स में हो, वो मास कम्युनिकेशन के अंतर्गत आती है। और पर्सनल कम्युनिकेशन हम जानते हैं कि हमारे पर्सनल लेवल पर। अगला क्वेश्चन है एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन फॉर अ नेशन। जो संचार है वो नेशन के लिए किस तरह एक महत्वपूर्ण सिद्ध होता है, वो सिग्निफिकेंस है किस तरह वो बताना है। सेक्शन ई में मैप स्किल बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है, पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया के बारे में। द प्लेस वेयर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू वायलेंस। वो जगह बतानी है जहां असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था, चौरा चौरी उत्तर प्रदेश में 1922 को। और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया ऑन द सेम गिवन मैप ऑफ इंडिया लोकेट द फॉलोइंग।
नामरूप थर्मल प्लांट के बारे में पूछा गया है 1 मार्क्स का, और करके पूछा गया है, और नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ये आसानी से हम बता सकते हैं, नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क नोएडा में, यूपी में भी ये भी। तीसरा है राजा सांसी श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसके बारे में बताना है। इसमें देखिए किस तरह से मेंशन किया हुआ है। और दूसरा, इसमें से 3 क्वेश्चन ऊपर से में से हो गए, और ये विजुअल इम्पेयर्ड के लिए हैं क्वेश्चंस। और इसमें ये दिया गया 13.2 सिर्फ विजुअली इम्पेयर्ड के लिए, बाकी 13.3 4 नॉर्मल सभी के लिए कर सकते हैं। नेम द स्टेट वेयर नोएडा सॉफ्ट, सेम क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का पूछा गया है मैप। अब ये तो हमने क्वेश्चंस की चर्चा करी, अब एक ही बारी में फटाफट से साथ ही साथ हम शॉर्ट में आंसर्स भी देखते जाते हैं, किस तरह से आंसर्स दिए गए हैं। तो नॉन कॉपरेशन का सबसे पहले आंसर दिया गया था कि किस तरह वो राज्यों से, किस तरह से छोटी सिटीज से, किस तरह से बड़ी सिटीज से शुरू हुआ। तो एक तरह से वो मास मूवमेंट था जो जिसमें मिडिल क्लास यानी कि सामान्य वर्ग शामिल हुआ, पहला पॉइंट है इसमें। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल्स एंड कॉलेज, हजारों की संख्या में छात्रों ने अपने स्कूलों को त्याग दिया, सरकारी स्कूलों को, सरकारी कॉलेजेस को त्याग दिया। बहुत से टीचर्स ने अपनी जो रिजाइन दे दिया गवर्नमेंट जॉब से, और लॉयर्स गेव देयर लीगल प्रैक्टिस, लॉयर्स यानी कि वकीलों ने भी अपनी नौकरी छोड़ दी और लीगल प्रैक्टिस बंद कर दी। द काउंसिल इलेक्शन वर बायकॉटेड, जो भी आने वाले इलेक्शन थे उनको भी बायकॉट कर दिया, एक्सेप्ट मद्रास, मद्रास को छोड़ के बाकी सभी जगह प्रोविंस में बॉयकॉट किया गया। ये नॉन कॉपरेशन के समय का, यानी कि असहयोग आंदोलन के समय क्या क्या चीजें हुई, ये आंसर में आपको लिखना है, इनमें से पॉइंट्स आपको। फॉरेन गुड्स यानी कि विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया, विदेशी शराब, विदेशी चीजें, विदेशी कपड़े, उन सभी को उनकी होली जलाई गई। और अगला क्वेश्चन था कि व्हाई इज टूरिज्म कंसिडर्ड एज अ ट्रेड, टूरिज्म को ट्रेड के रूप में देखना, तो फॉरेन टूरिस्ट अराइवल इन द कंट्री कंट्रीब्यूटिंग टू फॉरेन एक्सचेंज, जब भी हम टूरिज्म को एक तरह से ट्रेड के रूप में देखते हैं तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इससे हमारी फॉरेन एक्सचेंज को भी फ़ायदा होता है, क्योंकि वहाँ के जब विदेशी लोग भारत आएंगे तो यहाँ पर कंट्री में खर्च करेंगे तो उससे फॉरेन एक्सचेंज होगा। और मैनी पीपल आर डायरेक्टली एंगेज्ड इन टूरिज्म इंडस्ट्री, भारत में भी बहुत से लोग टूरिज्म इंडस्ट्री से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में दोनों तरीके से जुड़े हुए हैं, उनकी रोजी रोटी टूरिज्म इंडस्ट्री से चलती है। टूरिज्म प्रोवाइड सपोर्ट्स टू लोकल हैंडीक्राफ्ट, जो टूरिज्म है, जब भी कोई विदेशी टूरिस्ट या कोई भी टूरिस्ट आता है तो उस एरिया के लोकल चीज़ों को खरीदता है, जिससे लोकल हैंडीक्राफ्ट्स को, लोकल चीज़ें बनाने वालों को फ़ायदा होता है, ये पॉइंट ध्यान रखना। टूरिस्ट विजिट इंडिया फॉर मेडिकल टूरिज्म, इको टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म एंड बिजनेस टूरिज्म। टूरिज्म सिर्फ एक चीज़ के लिए नहीं होता, टूरिज्म मेडिकल टूरिज्म भी होता है। उदाहरण के रूप में जब अफगानिस्तान में समय समय पर वहाँ पर आपदाएं आई हैं तो वहाँ पर से कितने लोग भारत में अपना इलाज कराने आए हैं, तो वो मेडिकल टूरिज्म के तहत आए हैं। इको टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म में बहुत लोग गोवा जाते हैं। कल्चरल टूरिज्म में कोई प्रोग्राम होता है तो लोग लेह लद्दाख भी जाते हैं। बिजनेस टूरिज्म में अलग अलग लोग भारत के विदेश जाते हैं, विदेशी भारत आते हैं, तो ये सब चीज़ें टूरिज्म के अंदर आती हैं। अब डिफरेंशिएट बिटवीन वन पार्टी एंड टू पार्टी सिस्टम। वन पार्टी सिस्टम, countries where only one party is allowed to control and run the government are called one party system। जिस देश में एक ही पार्टी का शासन हो, एक ही पार्टी करता धरता हो, वहाँ एक पार्टी सिस्टम है। एग्जाम्पल चाइना, वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी का ही शासन है और किसी का शासन नहीं है, तो वो एक पार्टी सिस्टम का उदाहरण है। अब दो पार्टी सिस्टम के उदाहरण में अगर हम बात करें तो वहाँ पर दो पार्टियाँ होती हैं, जिस देश में दो पार्टियाँ होती हैं और उनमें से फाइट होती है, जिनके बीच में इलेक्शंस होते हैं और जीतते हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट और यूनाइटेड किंगडम। यूके और यूएसए में टू पार्टी सिस्टम्स हैं। स्टेट द रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक का क्या रोल है।
भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेंसी इशू करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर। द रिजर्व आरबीआई सुपरवाइज द फंक्शन ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन। जो भी लोन के लेन देन होते हैं उसकी फंक्शनिंग होती है, वो देख रेख आरबीआई के अंडर में होती है। आरबीआई मॉनिटर करता है बैंक्स के अंडर क्या लेन देन चल रहा है, कितना कैश है, कितना बैलेंस है। आरबीआई बैंक्स को हिदायतें देता है कि आपको कितना परसेंट पे लोन देना है, कितना परसेंट पे लोन क्या किस तरह प्रोसीजर करना है। अब ग्राफ वाले पॉइंट को देखें तो इसमें हम आंसर्स देख सकते हैं कि क्या कंपेयर हुआ था जब हमने बात करी थी 2015-16 और 2019-20 की अगर बात करें तो हाई कॉस्ट होने की वजह से ये वेरिएबल हुए, वेरिएशंस आए। लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कुकिंग कोल, जो काट कोयला है उसकी जो उपलब्धता है वो सीमित हुई। लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, जो लेबर है उसकी जो क्षमता है प्रोडक्टिविटी की वो कम हुई। इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी है यानी कि शक्ति की जो सप्लाई है वो कम हुई। ये सब पॉइंट्स है। और वाइज प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ स्टील कंसिडर्स एज एन इंडेक्स ऑफ ए कंट्री। द स्टील प्रोडक्ट आर यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज। जो स्टील है वो काफ़ी देशों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होती है, तो ये एक इंडेक्स के रूप में काम करती है कंट्री के। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर एक्सपोर्ट, ये विदेशों में भी भेजी जाती है। इट्स प्रोवाइड मशीनरी फॉर इंश्योरिंग कंट्री ग्रोथ, किसी भी मशीनरी के लिए स्टील सबसे इंपॉर्टेंट है और कंट्री की ग्रोथ के लिए। अगले क्वेश्चन में हम देखें तो अगला क्वेश्चन था व्हाई डू मोस्ट ऑफ द रूरल हाउस होल्ड स्टिल रिमेन डिपेंडेंट ऑन द इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। कि जो भी गांव के लोग होते हैं, जो गांव के जो लोन्स पे डिपेंड होते हैं, अगर कोई काम शुरू करना होता है तो उसका कारण क्या होता है, वहां पर बैंक्स की कमी होती है। लिमिटेड अवेलेबिलिटी इन बैंक्स। पीपल इन द रूरल एरिया फेस प्रॉब्लम विद रिगार्ड्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, उनके पास उस तरह के डॉक्यूमेंटेशन नहीं होते जो एक बैंक को रिक्वायरमेंट होती है। तीसरा क्या होता है कि जो बैंक के बारे में उनकी जो धारणाएं होती हैं वो सही नहीं होती हैं, जिसके कारण वो बैंक उन्हें लोन नहीं दे पाता है और वो उस तरह से आपस में साझा बात नहीं कर पाते। रूरल पीपल गेट इजी लोन्स फ्रॉम द रिचर हाउस होल्ड थ्रू इनफॉर्मल वेज। जो गांव के लोग होते हैं वो इजी लोन ले सकते हैं, बल्कि इनफॉर्मल वे से वो ऐसा मानते हैं। हाउ डू सेल्फ ग्रुप, स्वयं सेवी संस्थाओं के बारे में प्रश्न था ये, किस तरह वो अपनी जो मुश्किलें हैं वो खुद ही सॉल्व कर लेते हैं। पीपल कैन गेट टाइमली लोन्स फॉर वेराइटी ऑफ पर्पसेस एंड रीजनेबल इंटरेस्ट रेट, उन्हें जो लोन मिल जाता है जैसे किराने की दुकान से या आसपास कितने भी जो भी उनके जानकार होते हैं वो लोन दे देते हैं ताकि वे अपना काम धंधा चला सके। SHG आर रेगुलर इन देयर सेविंग्स विच कैन बी यूज एज मॉनिटरी हेल्प, जो स्वयं सेविंग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, SHG का बात की गई है। सेल्फ हेल्प ग्रुप स्वयं सेवी संस्थाएं, वो सेविंग करते रहते हैं अपने बुरे समय के लिए ताकि कुछ हेल्प हो सके। मेंबर्स कैन टेक स्मॉल लोन्स विदाउट कोलेटरल टू मीट देयर नीड्स, वो छोटे छोटे लोन्स भी ले लेते हैं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। ड्यू टू टाइमली रीपेमेंट बैंक कैन ऑल्सो सेंड लोन टू स्मॉल हेल्प ग्रुप्स, समय पर पैसे की अदायगी के कारण भी बैंक उन्हें लोन देने को राजी हो जाता है। अब ट्राइबल पीजेंट वाला क्वेश्चन था महात्मा गांधी का, उसका आंसर हम डिस्कस करते हैं। स्प्रेड ऑफ मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट्स इन द गुदेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश, जो ट्राइबल थे उन्होंने गुरिल्ला मूवमेंट चलाया था अंग्रेजों के खिलाफ गुडेन हिल्स में आंध्र प्रदेश में। आदिवासी भी जो थे वो कॉलोनियल पॉलिसीज के खिलाफ थे, अंग्रेजों की नीतियों के बिल्कुल खिलाफ थे। इसमें पॉइंट सेकंड बता रहा है। थर्ड पॉइंट बता रहा है देयर लाइवलीहुड वाज इफेक्टेड एंड देयर ट्रेडिशनल राइट्स वर डिनाइड, जो उनका जीवनचर्या थी वो काफ़ी इफेक्ट कर रही थी अंग्रेजों के कारण, और जो उनके ट्रेडिशनल थे, रीति रिवाज थे, उनको भी अंग्रेजों ने मना करवा दिया था, बंद करवा दिए थे। चौथा पॉइंट बता रहा है देयर लीडर
Aluru Sitaram Raju was inspired by the non-cooperation movement and persuaded people to wear khadi and gave up drinking. जो इनके मुख्य लीडर थे अलारू सीताराम राजू, इन्होंने नॉन कॉपरेशन को देखकर अपने लोगों को भी खादी पहनने के लिए उत्साहित किया और साथ में शराब को छोड़ने के लिए भी इन्होंने बातें करी। ही वॉन्टेड लिबरेशन बाय द यूज ऑफ फोर्स, इन्होंने शक्ति के द्वारा एक अपने आप को सशक्त किया, इकट्ठा किया सभी लोगों को। द रिबेल्स अटैक्ड पुलिस स्टेशन एंड कैरिड एन गुरिल्ला वॉरफेयर फॉर अचीविंग स्वराज, जो रिबेल्स थे जिन्होंने अटैक किया, जो आदिवासी थे, इन्होंने इकट्ठे होकर आंदोलन किया पुलिस स्टेशन पर और गुरिल्ला वॉरफेयर के जरिए स्वराज प्राप्ति की बात करी। अगला क्वेश्चन था द रोल्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री। तो पॉलिटिकल पार्टीज का क्या रोल होता है डेमोक्रेटिक कंट्रीज में? पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, पार्टीज बनाते हैं और सरकार चलाते हैं, पहला पॉइंट ये कहता है। दूसरा, पार्टीज प्ले अ डिसिसिव रोल इन मेकिंग पॉलिसीज फॉर द कंट्री, जो पार्टीज होती हैं वो महत्वपूर्ण रोल मेकिंग अदा करती हैं कंट्रीज के लिए। दे रिक्रूट लीडर्स एंड ट्रेन देम, वो लीडर्स को अपनाती हैं और उन्हें ट्रेन करके सशक्त बनाती हैं। पार्टीज दैट लूज द इलेक्शन फ्रॉम द ऑपोजिशन, पार्टीज जो होती हैं वो ऑपोजिशन से इलेक्शन हार जाती हैं, ये डेमोक्रेटिक कंट्रीज की बात हो रही है। पार्टीज शेप पब्लिक ओपिनियन, पार्टीज पब्लिक ओपिनियन के हिसाब से अपने आप को ढालती है, बदलती है। पार्टीज प्रोवाइड द कॉमन मैन एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स, पार्टीज जो होती है वो आम आदमी को गवर्नमेंट मशीनरी के सर्वोच्च तक पहुंचाती है और वेलफेयर स्कीम्स चलाने का मौका देती है। क्वेश्चन 9 क्या कहता है कि डेमोक्रेटिक एबिलिटी टू जनरेट इट्स ओन सपोर्ट्स इट्स सेल्फ एन आउटकम दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। तो डेमोक्रेसी के बारे में प्रश्न है ये भी। डेमोक्रेसी इंश्योर दैट डिसीजन मेकिंग विल बी बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर, जो डेमोक्रेसी चलाई जाएगी वो नियम और कानून के हिसाब से ही चलाई जाएगी, पहला पॉइंट ये कहता है। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि हर व्यक्ति को अधिकार है कि इस डिसीजन मेकिंग में अपने आप को शामिल करने का और अपनी राय देने का। थर्ड पॉइंट कहता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आर अकाउंटेबल, लेजिटिमेट एंड ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट, जो डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं वो उनकी किस तरह से वो काम कर रही हैं, किस तरह से उनकी क्षमता है और किस तरह से पारदर्शिता उनकी देखी जा सकती है। चौथा पॉइंट कहता है पीपल हैव द राइट टू चूज देयर रूलर्स, डेमोक्रेटिक कंट्रीज में अपने शासक को चुनने का अधिकार होता है। पांचवा पॉइंट कहता है डेमोक्रेसी गिव्स इट्स सिटीजन द राइट टू इंफॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शनिंग, डेमोक्रेसी अपने नागरिकों को यह अधिकार देती है राइट टू इंफॉर्मेशन का, कोई भी जानने का हक, आपको कोई भी सरकारी जगह से कुछ भी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत कुछ भी जानने का अधिकार है। अगला पॉइंट कहता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज द पीपल ओन गवर्नमेंट्स एंड इट इज रन बाय द पीपल, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो इनडायरेक्टली एक तरह से गवर्नमेंट जो चलाती है वो व्यक्तियों द्वारा चुनी ही गवर्नमेंट ही होती है, तो एक तरह से वो पीपल्स ओन गवर्नमेंट होती है और रन बाय द पीपल होती है। और अगला क्वेश्चन में हम देखें देयर इज एन ओवरवेलमिंग सपोर्ट फॉर द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी इन साउथ एशिया की बात करें तो उसमें हम क्वेश्चन आंसर देखें तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज ए पीपल ओन गवर्नमेंट, सेम ऊपर वाले जो हमने आंसर डिस्कस किए हैं सेम एक तरह से उसी तरीके से पूरा पॉइंट है, बस इसमें ये चीज़ें आ जाएंगी। डेमोक्रेसी कहाँ कहाँ लागू है? साउथ ईस्ट एशिया में इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान एक्सेट्रा। अब 10वां क्वेश्चन देखें, आईटी का क्या रोल है ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाने में? आईटी ने समाज को चेंज किया, एकदम चेंज किया, पहला पॉइंट ये कहता है। दूसरा कहता है टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटी जैसे टेलीग्राफ, टेलीफोन, मोबाइल्स, फोन्स, फैक्स, इन्होंने जो व्यक्ति की पहुंच को ना आगे तक बढ़ाया है, दूसरा पॉइंट ये कहता है। तीसरा पॉइंट कहता है हेल्प टू कम्युनिकेट फ्रॉम रिमोट एरियाज, दूरस्थ इलाके जिन तक पहुंच पहले नहीं थी वहां तक भी पहुंचने का प्रयास किया है आईटी ने। चौथा पॉइंट कहता है डेवलपमेंट ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइसेस, आज हम यहां बैठे बैठे किसी भी देश के कोने में
बात कर सकते हैं, वहाँ की जानकारी ले सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। तो ये सैटेलाइट डिवाइसेस के कारण ही हुआ पाया है, इनके विकास के कारण। कंप्यूटर हैव नाउ एंटर ऑलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ एक्टिविटी। कंप्यूटर ने ऐसी कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पर अपनी भागीदारी नहीं दिखाई है और हमेशा अपने आप को आगे रखा है कंप्यूटर ने। वन कैन ऑब्टेन एंड शेयर इंफॉर्मेशन थ्रू इंटरनेट। हम इंटरनेट के माध्यम से कोई भी चीज़ ले सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल, वॉइस मेल वर्ल्ड के किसी भी कोने से आ सकती है और जा सकती है। इन सभी चीज़ों के कारण आज हमारी जो सर्विस है वो पूरे विदेश तक हर जगह पहुंची है। ग्लोबलाइजेशन के भारत पर प्रभाव और पीपल पर प्रभाव। ग्लोबलाइजेशन हैज़ रिजल्टेड इन मोर चॉइसेस फ्रॉम द कंज्यूमर। वैश्वीकरण के कारण हमारे जो उपभोक्ता हैं उनको फ़ायदा पहुंचा है। दिस हैज़ इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। रहने के जो लिविंग ऑफ पीपल है, स्टैंडर्ड है, जो एक मानक होता है स्टैंडर्ड, उसको बढ़ावा मिला है ग्लोबलाइजेशन के कारण। एमएनसीज यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज हैव इंक्रीज देयर इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रीज सच एज सेल फोन, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, सॉफ्ट ड्रिंक्स एक्सेट्रा। मल्टीनेशनल कंपनी ने उन चीज़ों पर ज़्यादा इन्वेस्ट किया है जैसे मोबाइल फोन्स, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, सॉफ्ट ड्रिंक एक्सेट्रा। एमएनसीज में हम देखें कि कितनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जिन्होंने भारत में इन्वेस्टमेंट किया है, बहुत सी कंपनीज हैं। न्यू जॉब्स इनके कारण बढ़ी हैं, भारत में क्रिएट भी हुई हैं। सम लोकल कंपनीज दैट सप्लाई रॉ मटेरियल टू एमएनसीज हैव आल्सो बेनिफिट। जो लोकल कंपनी इन्हें कच्चा माल एमएनसीज को देती है तो उन्हें भी बेनिफिट हो रहा है। नई टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। तो ये सब चीज़ें इन्होंने बताई है कि ग्लोबलाइजेशन के कारण ही आज टाटा मोटर, इन्फोसिस बहुत मल्टीनेशनल कंपनी बन के उभरी हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, लेबर लॉ भी इनको मिलते हैं। स्टिफ कंपटीशन टू द लोकल प्रोड्यूसर्स। इनका जो काम होता है इतना सशक्त बन जाता है कि लोकल प्रोड्यूसर से काफ़ी आगे निकल जाते हैं ये। और इस तरह से मैंने बताया था ये आपके पैसेज, वो तो कोई भी आपको आ सकता है। डायरेक्ट हम इसमें आगे जाते हैं, मैप। तो देखिए राजा जो सालसी गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, अमृतसर का है। नोएडा सॉफ्टवेयर पार्क यूपी में है। चौरा चौरी भी, तीनों ये चीज़ें यूपी में है। और नामरूप थर्मल पावर प्लांट है असम में। तो इस तरह ये आपका पूरा सीबीएसई सैम्पल पेपर क्लास 10th का एसएसटी का कंप्लीट होता है। आगे भी आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आगे भी आपको महत्वपूर्ण वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।